नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे बिहार की राजधानी पटना से आप देख रहे हैं खबरदार। बिहार में राजनीति की प्रयोगशाला है, हमेशा हमेशा के लिए स्थापित है। चाहे जयप्रकाश नारायण के दौर की बात करें या फिर आज की बात करें, चाहे सामाजिक क्रांति की बात करें या फिर वोट बैंकों के समीकरण की बात करें, यहां की हवा में, यहां के पानी में, यहां की वाणी में राजनीति का खनिज है। राजभवन के सामने इस समय मैं खड़ी हूं और इसी राजभवन में मुख्यमंत्री के एंट्री और एग्जिट के साथ कितनी बार गठबंधन की सरकार पलट गई एक ही मुख्यमंत्री रहते हुए। आज बिहार की जनता पूरी तरीके से सजग है या यूं कहें कि खबरदार है। हम बिहार की भी बात करेंगे और तमाम और खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से जरा हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली खबर है वो खबर जिन्ना से जुड़ती है। बिहार चुनाव और जिन्ना को जोड़ती हुई यह खबर है। बिहार चुनाव में आज जिन्ना के जिन्न और वोट कटवा की एंट्री का विश्लेषण आज हम करेंगे। कांग्रेस ने दरभंगा की जाले सीट से मशकूर उस्मानी को टिकट दिया। ये वही नेता हैं जो एमयू छात्र संघ का अध्यक्ष रहते हुए वहां मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाने को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। इस टिकट को लेकर बिहार में जिन्ना पॉलिटिक्स शुरू हो गई। दूसरी तरफ प्रकाश जावड़ेकर ने एलजेपी और चिराग पासवान के चुनावी उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया है। जावड़ेकर ने कहा कि एलजेपी बिहार के चुनावों में सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। नेताओं के ऐसे दावों और ऊपरी पॉलिटिक्स के बीच जमीनी हालात को समझना और डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे इस बार के बिहार चुनाव दो बातों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। एक, कोरोना काल में भारत के पहले चुनाव होने के नाते। दूसरी बात यह कि चुनाव प्रचार में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने की सर्वदलीय परंपरा के लिए हमने आपके लिए चुनाव प्रचार की कोरोना मुक्त झांकी तैयार की है। इसके बाद बलिया में हुए गोलीकांड का विश्लेषण करेंगे। गांव की खुली बैठक में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अपराधी गोलियां चलाते रहे, अफरा तफरी मच गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, पूरा परिवार उजड़ गया, कई लोग घायल हो गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए आज अपराधियों की इस निडरता का विश्लेषण करना भी जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज हम जिक्र बिहार चुनाव का ही करेंगे और बिहार चुनाव में जिन्ना की एंट्री की करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के एक प्रत्याशी मशकूर उस्मानी, उनको जैसे ही जाले सीट से टिकट दिया गया वैसे ही जिन्ना की एंट्री हुई। दरअसल ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उसी के भवन में एक दफा जो मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाई गई थी, जिसकी वजह से पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था, उससे दरअसल ये सीधे तौर पर जुड़ते हैं और इसीलिए बीजेपी ने इनसे सवाल उठा दिए कि क्या ये जिन्ना के समर्थक हैं और जिन्ना की सोच को लेकर बिहार चुनाव में उतरे हैं। बिहार में काबा जिन्ना का जिन्न बा। जिन्ना का नाम आया, बिहार में चुनाव गरमाया। ये क्यों आया, कैसे आया, अब जरा इसे समझ लीजिए। जिन्ना का जिन्न बर्बाद हो। 2018 में एएमयू के छात्र संघ भवन में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की इस तस्वीर पर एएमयू से लेकर देश की राजनीति में जिन्नावाद बनाम राष्ट्रवाद का हंगामा छिड़ा था। संग्राम सड़कों तक फैला था, आर पार की नौबत आई थी। 2018 में एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे मशकूर उस्मानी जिन्ना की तस्वीर को यूनियन हॉल से हटने न देने की जिद पर विवादों में आए थे। मशकूर उस्मानी की छवि जिन्ना समर्थक के तौर पर उछली थी। आज मशकूर उस्मानी का 2018 का वही विवाद बिहार के चुनाव का एक मुद्दा बन बैठा है, क्योंकि मशकूर उस्मानी को कांग्रेस ने दरभंगा की जाले सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मशकूर को जिन्नावादी बताकर बीजेपी और जेडीयू ने ये सवाल उठा दिया है कि क्या महागठबंधन के नेता भी जिन्ना का समर्थन करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है,
ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी, पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा। अगर जिन्ना के रास्ते पर होगा, क्या इनका स्टार प्रचारक सर्जिल इमाम होगा? वोट के खातिर ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? देखिए, सब कोई जानता है कि देश का विभाजन नेहरू जी और जिन्ना के आपसी कलह के कारण हुआ, लेकिन थे दोनों सौतेले भाई। तो कांग्रेस पार्टी का फिर से सौतेले भाई पे प्यार उभर आया है, तो जिन्नावादी को टिकट दे दिया। ये उनके पार्टी का मामला है वैसे। लेकिन जहां तक रही जाले सीट, तो मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस के आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। एल एन मिश्रा के परिवार को आगे नहीं बढ़ने देना मदन मोहन झा की फितरत है, वही उन्होंने किया। कौन सी नई बात है? कांग्रेस अपना भट्टा, अपना सर्वनाश खुद ही करती है। दरभंगा के जाले से कांग्रेस के टिकट की उम्मीद लगा रहे ऋषि मिश्रा ने भी मशकूर के जिन्ना विवाद की आड़ लेकर कांग्रेस से बगावत कर दी है। भद्दा मजाक किया हम लोगों के साथ। आप किसी को जाले के किसी व्यक्ति को टिकट दे देते, कोई दिक्कत नहीं था। ऋषि मिश्रा के साथ आपको विरोध था, आपने इस्तीफा की पेशकश कर दी वहां पर कि अगर उसको टिकट मिलेगा तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं था, आप किसी और को दे देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी, महात्मा गांधी की सोच की पार्टी है, उनके राह पे चलने वाली पार्टी है। और जिन्ना को मानने वाले लोग आज इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या मदन मोहन झा जी बताएंगे, जिस व्यक्ति ने देश का बंटवारा करवाया, जिसके चलते इस देश का बंटवारा हुआ, आप उसके आदमी को टिकट दे दीजिएगा, कोई और नहीं मिला आपको? मशकूर उस्मानी का जिन्ना विवाद महागठबंधन के गले पड़ने वाला है, तो मशकूर पूरे मामले पर सफाई देने सामने आए। मशकूर की दलील है कि उन्होंने कभी देश बांटने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन नहीं किया। उनके खिलाफ तब प्रोपेगेंडा हुआ था और अब चुनावी षड्यंत्र है। आप एक स्टेटमेंट मेरा दिखा दीजिए कि मैंने समर्थन किया। तो भाई सब चीज आजकल सबके सामने है, कोई छुपा तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे नहीं जान रहे, मेरा विरोध करे तो मुझे जान रहे होंगे। मेरा कोई एक स्टेटमेंट समर्थन में आप दिखा दीजिए तो मैं मान लूं। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। मैं चुनावी मैदान में हूं, आप इस बात को समझिए, जनता इस बात को समझती है। मशकूर उस्मानी जिन्ना विवाद से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर उठे तूफान का असल जवाब तो महागठबंधन के नेताओं को देना है। कांग्रेस अपने इस उम्मीदवार को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हुए है, तो महागठबंधन के साथी आरजेडी ने इस पर हो रही राजनीति को जनता के मुद्दे से भागने की तरकीब कहा है। झारखंड में आपने देख लिया, यही सब कर रहे थे। जब जब चुनाव आता है तो इनको पाकिस्तान, इनको जिन्ना, इनको चीन, इनको आतंकवाद, यही सब याद आता है। इसके बाद फिर ये सो जाते हैं। अरे जितना बड़ा ये देशभक्त बनने का कोशिश करते हैं, अब एक ही कैसेट बजा बजा कर कितना देशभक्ति का बताएंगे। अभी बिहार के चुनाव में इनको जिन्ना याद आ रहा है। जनता इनको ठिकाना लगा देगी 10 नवंबर को। महागठबंधन के नेता जो भी कहें, लेकिन जिन्ना के नाम पर राष्ट्रवाद का मुद्दा इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं। चुनाव में जिन्ना की एंट्री से पहले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रवाद का दांव चल दिया है। दरभंगा से प्रहलाद के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। जिन्ना के नाम की एंट्री हुई, उसके साथ ही राष्ट्रवाद की एंट्री हो गई। लेकिन अगर राजनीति के हिसाब से हम गहरे तौर पर देखें तो हिंदू मुस्लिम में क्या अब यहां से बंटवारा भी शुरू होगा? क्योंकि मुस्लिम वोटों की राजनीति यहां पर समझना जरूरी है और मुस्लिम समुदाय का जो ये आंकड़े हैं यहां पर बिहार में, उन्हें भी देखना एक बार बहुत जरूरी हो जाता है। बिहार में तकरीबन 17% मुसलमान वोटर हैं। बिहार की 243 सीटों में से करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का अहम रोल है। हालांकि बिहार विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करें तो 2015 में 24 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए। 2010 विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम उम्मीदवारों ने विजय हासिल की। 2005 के चुनाव में 16 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली। मशकूर उस्मानी की उम्मीदवारी से उठे विवाद के बाद अब जरा दरभंगा की जाले सीट का चुनावी इतिहास भी खंगाल लेते हैं। 2015 के चुनाव में सीट पर बीजेपी के जिवेश कुमार जीते थे। बीजेपी के खिलाफ लड़ रही जेडीयू के ऋषि मिश्रा हार गए थे। ऋषि मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र के पोते हैं। पिछले साल जेडीयू से कांग्रेस में एंट्री कर ऋषि मिश्र ने जाले सीट का टिकट मिलने की उम्मीद लगाई थी, इसलिए वो भी खुलकर जिन्ना के मसले पर मशकूर उस्मानी के खिलाफ बोल रहे हैं। एसपी के मुजीब रहमान जाले सीट पर तीसरे नंबर पर थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी जाले से बीजेपी के विजय कुमार मिश्र ने आरजेडी के
रामनिवास को हराकर जीत हासिल की थी। सीपीआई के अहमद अली तीसरे नंबर पर थे। तो जिन्ना की एंट्री हुई है बिहार चुनाव में, लेकिन इसके साथ ही ये भी हम आपको दिखाते हैं कि एनडीए की तरफ से जोर कैसे लगाया जा रहा है। अब पूरा का पूरा जो दांव और दारोमदार एक तरह से समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर रहेगा। 12 रैलियां 12 दिन में प्रधानमंत्री करने वाले हैं और सभी रैलियों में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद रहेंगे। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की पहली 3 रैलियां होंगी। सासाराम से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर पीएम मोदी गया और भागलपुर में चुनावी सभाएं करेंगे। इसके बाद 28 अक्टूबर को पीएम मोदी की दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैलियां होंगी। इसी दिन बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर में रैलियां करेंगे। 4 नवंबर को फोरबिसगंज, सहरसा, बेतिया में पीएम की रैलियां होंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि रैलियां करने वाले हैं 12 दिनों में 12 रैलियां, लेकिन इसके साथ ही अब एलजेपी का रुख देखिए। ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो केंद्र में तो एनडीए का हिस्सा है। बिहार में उसने तय किया कि वो जेडीयू के खिलाफ, यानी जेडीयू जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहां पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन बीजेपी से कोई दिक्कत उन्हें नहीं। वो बार बार कहते रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बीजेपी का ही कोई नेता बने आखिरकार बिहार का सीएम। लेकिन इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो एलजेपी को अच्छी नहीं लग रही है। प्रकाश जावड़ेकर से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एलजेपी तो एक वोट कटुआ पार्टी है। अब चिराग पासवान इसे लेकर काफी नाराज और निराश दिखे। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अपने पिता के सिखाए इन तेवरों के साथ चिराग पासवान चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनका मकसद साफ है, जेडीयू को हराना और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना। अहंकार बोल लीजिए या स्वाभिमान बोल लीजिए या पता नहीं क्या, पर वो टस से मस नहीं हुआ। 2010 से लेकर आज तक सिर्फ इनकी कुर्सी कैसे बची रहे उसके अलावा इन्होंने प्रयास क्या किया। मैं 10 नवंबर के बाद में भाजपा लोजपा की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, नीतीश ही नहीं बनेंगे इस पर मुख्यमंत्री, बनेंगे ही नहीं। भाजपा का मुख्यमंत्री बने, ये मेरा सपना है और ये मेरा संकल्प है। चिराग पासवान ताल ठोक कर कह रहे हैं कि बिहार में इस बार बीजेपी और एलजेपी की गठबंधन सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का। लेकिन चिराग की इस बात से तो बीजेपी के दिल में आग लग रही है। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों की हम निंदा भी करते हैं। बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ये गठबंधन जीतेगा। दूर दूर से हमारा कोई रिश्ता नहीं और जिस तरह का भ्रम की ये राजनीति है यह हमें पसंद नहीं है। चिराग कह रहे हैं कि वो बिहार में बीजेपी की सरकार चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि एलजेपी वोट कटवा पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। तो आखिर ऐसे कैसे भला? दरअसल केंद्र में एलजेपी अब भी एनडीए गठबंधन में है, लेकिन बिहार में जेडीयू और बीजेपी साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एलजेपी ने अकेले ही चुनाव में उतरकर जेडीयू के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। एलजेपी जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतार रही है। यानी चिराग पासवान को केंद्र में जेडीयू के साथ मिलकर एनडीए में रहना मंजूर है, लेकिन बिहार में नहीं। वैसे भी जो इतनी आसानी से समझ में आ जाए वो राजनीति ही क्या। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहाँ पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। चिराग पासवान की बातों का सार निकालें तो समझ में आता है कि एलजेपी का मकसद जेडीयू को कमजोर करना है। लेकिन जेडीयू कमजोर होगी तो बिहार में एनडीए गठबंधन भी कमजोर होगा, और जब एनडीए गठबंधन कमजोर होगा तो इसका असर सीटों पर पड़ेगा। ऐसे में अगर एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने के लिए सीटें कम पड़ी तो एलजेपी की जरूरत पड़ेगी। यही वो राजनीतिक गणित है जो चिराग पासवान लगा रहे हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी का गणित इससे अलग है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो दल शामिल हैं वही एनडीए हैं, इसलिए इस काल्पनिक प्रश्न का जवाब क्या दिया जाए। लोजपा आज भी हमारे खिलाफ लड़ी हुई है झारखंड से, बिहार झारखंड एक है, झारखंड में भी वो हमारे खिलाफ लड़े हुए हैं। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। एनडीए के 4 घटक दल यहाँ हैं और जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मान रहा है वही हमारे साथ है। अब एलजेपी ने जो दांव चला है उसका नतीजा क्या होता है ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन एलजेपी जिस तरह नीतीश कुमार असंभव के नारे के साथ चुनाव प्रचार में उतरी है और बीजेपी और जेडीयू से आने वाले नेताओं को टिकट दे रही है, उससे जेडीयू से ज्यादा बीजेपी को जलन थोड़ा अस्वाभाविक सा लगता है और यही राजनीति का असली स्वभाव भी है। ये गजब का गठबंधन है जहां पर केंद्र की निष्ठाएं अलग हैं और राज्य की जरूरतें अलग। इस सब के बीच अपना वजूद बनाने और जमाने की चुनौती भी है। चिराग पासवान आज ये चाहते हैं कि एलजेपी भले ही एनडीए से अलग चुनाव लड़ रही हो, लेकिन कम से कम इतनी सीटें वो हासिल करे कि उनके रसूख को सबको मानना ही पड़े। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, पटना आज तक। अच्छा, इसमें यह बात तो समझ में आ रही है कि जेडीयू को खींच किस बात की होगी, यह भी बात समझ में आ रही है कि बीजेपी को नाराजगी किस बात की होगी, लेकिन चिराग पासवान के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उनकी बातों में जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उसे भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि दरअसल चिराग पासवान अगर इस बात पर अडिग हैं, कायम हैं और कह रहे हैं कि जेडीयू के खिलाफ उनकी लड़ाई इस तरीके से चलेगी या नीतीश कुमार पर उनकी टिप्पणियां, तो वो क्यों कर रहे हैं? दरअसल एलजेपी ने साल 2005 के चुनाव में 178 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 29 सीटें जीत गई थी। इसके बाद 2015 के चुनाव में एलजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में 42 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। अब एलजेपी को उम्मीद है कि 2020 में बदले तेवर के साथ 2005 जैसा प्रदर्शन कर सकती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। ऐसे में अगर चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी तो एलजेपी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती है। यही चिराग पासवान का प्लान भी है। उनकी पार्टी बिहार की 243 में से 143 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। यहाँ पर हमने चुनावी खबरें आपको ढेरों दिखाई हैं, लेकिन इन चुनावों की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहले चुनाव होंगे कोरोना काल के हिंदुस्तान में और इसीलिए सबकी निगाहें इस तरफ हैं। लेकिन दूसरी चीज को समझ लीजिए कि जहां तक कोरोना से के लिए जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना हो, एहतियात का पालन करना हो, उसमें सर्वदलीय एकजुटता है। यानी किसी भी पार्टी की रैली देख लीजिए, नामांकन देख लीजिए, आपको कोरोना को लेकर वैसी ही लापरवाही दिखेगी। देखिए ये वीडियो रिपोर्ट। आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फसला उसका नहीं है। भारत माता की भारी मतों से विजय बनाने का काम यहाँ समा बन चुका है, आपका आशीर्वाद चाहिए। चुनाव आयोग कहता है कि रैली में हिस्सा लेने वाले 2 गज की दूरी बनाकर और चेहरे पर मास्क लगाकर आएं, लेकिन मानता कौन है? चुनाव आयोग कहता है कि कोरोना काल में जनसंपर्क अभियान में कोई नेता भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता, लेकिन मानता कौन है? चुनाव आयोग कहता है कि कोई भी उम्मीदवार पर्चा दाखिल करते समय 4 से ज्यादा लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन मानता कौन है? आखिर बिहार में चुनाव बा, कोरोना का डर बेकार बा। ये तो है कोरोना काल में भारत के पहले चुनाव प्रचार के नजारे, जिसमें कोरोना के सारे नियम, कायदे, कानून भीड़ के पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन आया उसमें आम लोगों के लिए कई दिशा निर्देश थे। संस्कारों में आप कितने लोगों को रखेंगे, नहीं रखेंगे, ये सारी चीजें बताई गई, चाहे फिर शादी हो या फिर अंतिम संस्कार की बात हो। ऐसे में जो नेता आम लोगों के लिए मिसाल होते हैं, क्या उनका दायित्व नहीं है कि वो इन नियमों का पालन करें? बिहार चुनाव पहले वो चुनाव होंगे जो कोरोना काल में किए जा रहे हैं और मिसाल यहीं से बननी है। तो चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं बिहार चुनाव प्रचार की कोरोना फ्री झलकियां। ये है हाजीपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय की रैली की कोरोना फ्री तस्वीरें।
भीड़ ऐसी कि धक्का मुक्की मच गई। ऊपर से मंत्री जी जीप पर और समर्थक मोटरसाइकिल पर, बाकी पैदल सैनिक अलग से। नतीजा, कोरोना के लिए बने नियमों की मंत्री जी के सामने ही धज्जियां उड़ रही हैं और प्रशासन भी हाथ बांधे चुपचाप खड़ा है। आज हम आपके दरबार में आए हैं, आपसे मजदूरी मांगने के लिए आए हैं कि हमने 15 साल आपके लिए सेवा की है। अब देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की चुनावी रैली में कोरोना फ्री नजारे। मुकेश सहनी जिंदाबाद, भारत माता की। लोकेशन थी कैमूर जिले का रामगढ़ और भीड़ थी करीब 20,000 लोगों की। 2 गज की दूरी का पालन भले ही ना हो रहा हो, लेकिन भीड़ ने मास्क से भरपूर दूरी बनाई हुई थी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में पहली चुनावी रैली के कोरोना फ्री दर्शन भी कर लीजिए। मंगलवार की बात है, मुंगेर में नीतीश कुमार स्थानीय उम्मीदवार के लिए सभा करने पहुंचे थे। आखिर ये वक्त दूरियां नहीं, नजदीकियां बढ़ाने का है। नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उड़ा तो पंडाल के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़कर बिखर गईं। बात सिर्फ चुनावी रैलियों की नहीं है। नामांकन के दौरान भी कोरोना के डर को साइडलाइन किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव मंगलवार को समस्तीपुर में नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो नामांकन दफ्तर के बाहर समर्थकों का हुजूम खुशी से झूम रहा था। और रही बात मास्क लगाने की, तो मास्क लगाएं या अपने चेहरे की खुशी दिखाएं। आज भी विजय का नारा फहराने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग प्रतिज्ञा कर लीजिए। बिहार के सोनपुर में जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय जब पर्चा भरने पहुंचे तो ढोल नगाड़ों के बीच समर्थक खुशी से ऐसे नाचे कि चुनावी मंच धराशायी हो गया और कोरोना के सारे नियम मंच के नीचे दब गए। अब कोई 1-2 जगह की बात हो तो कोई बात भी ना हो, लेकिन बात तो ये है कि नेता चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, जगह चाहे कोई भी हो, हर जगह कोरोना का कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ एक बात की कि चुनाव में भीड़ कम ना हो। वैसे तो कोरोना नियमों को तोड़ने में कोई पीछे नहीं है, लेकिन जो लोग कल तक कह रहे थे कि कोरोना काल में बिहार चुनाव की तारीखें टाल देनी चाहिए क्योंकि इससे कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा, वही लोग अब कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे हैं। यहाँ कोई पूछने वाला लोग नहीं है। अभी इलेक्शन भी है और दुर्गा पूजा भी है। लोग इलेक्शन का काम कर रहे हैं, दुर्गा पूजा का कोई सेवा नहीं है। यहाँ थाना प्रभारी बोलता है कि दुर्गा पूजा नहीं होगा मेन मार्केट में, और इलेक्शन का हुजूम चल रहा है 5-5 हजार का। इसके लिए चल रहा है, इसके लिए सरकार का बैन नहीं है, लेकिन दुर्गा पूजा के लिए मेरे यहाँ बैन हो चुका है। इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को कहूँगा कि अभी से भी आप ऐलान कीजिए कि दुर्गा पूजा हो। हिंदू धर्म के आस्था से खिलवाड़ ना करें। ये तो सिर्फ झलकियां हैं जिसमें कोरोना का डर कहीं नहीं झलकता। झलकती है तो सिर्फ लापरवाही, प्रत्याशियों की भी, समर्थकों की भी, प्रशासन की भी। सब मिलकर कोरोना को हराने में जुटे हुए हैं। यहाँ समा बन चुका है, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। यानी चुनाव में कोई भी जीते, कोरोना की जीत तो निश्चित है इस तरीके से। बहरहाल बात बलिया की करते हैं, जहां पर खुलेआम फायरिंग करने वाला अपराधी अभी भी फरार है। पुलिस की 10 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो भागा या भगाया गया। इन तस्वीरों में अफरा तफरी तो साफ दिख रही है, लेकिन एक चीज जो छिपी हुई है वो है यूपी पुलिस की गजब की बेइज्जती। गुंडों और लठैतों ने इनकी मौजूदगी में इनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया। सरकारी लाइसेंसधारी पुलिस अफसरों की कमर में पिस्टल धसी रह गई और गुंडों की लाइसेंसी रिवॉल्वर आग उगलती रही। एसडीएम साहब, सीओ साहब, अंगरक्षक, अर्दली, गार्ड और पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाए और इनके सामने ही एक शख्स मार डाला गया।
मृतक के 7 बच्चे हैं। उसका शव जब घर पहुंचा, चीख पुकार मच गई। अपने पिता के शव को देखकर बच्चे बुरी तरह बिलख रहे हैं। एसपी खुद परिवार को समझा रहे थे, दिलासा दे रहे थे, लेकिन बाप का साया सर से उठ जाए तो भावनाओं का बांध टूट जाता है। लेकिन हद तो ये है कि इन बच्चों के सर से बाप का साया छीनने वाला आजाद है। वारदात के तुरंत बाद पुलिस की पकड़ में दिख रहा ये शख्स मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह है। गोलीबारी के तुरंत बाद इसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन यूपी पुलिस इसको हवाला तक ले जाती उससे पहले ही ये भाग निकला। वो लोग पकड़े जरूर थे, किसी कारणवश वो जो है चले गए या उनको छुड़ा कर चले गए। हाँ, पुलिस जो है उस समय असफल मानी गई। और क्या है, हम लोगों की यही मांग है कि प्रशासन से चाहे पुलिस वालों से कि हम लोगों की सुरक्षा प्रदान की जाए और उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। गांव वालों का दावा है कि अपराधी भागा नहीं बल्कि उसे भगाया गया है। उस हत्यारे पर मेहरबानी किसकी थी ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि आरोपी बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। इसका इशारा खुद विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान में मिलता है। धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। यदि वो आत्मरक्षा में कोई गोली चलाया है, अपराध हो सकता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस निर्गत होता है। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बीजेपी विधायक पर अपने करीबी आरोपी की ढाल बनने का आरोप है। ये सरेआम सैकड़ों की भीड़ पर 10 से 15 राउंड की फायरिंग को आत्मरक्षा में की गई गोलीबारी बता रहे हैं। सवाल उठता है कि हथियार से लैस आरोपी को निहत्थे लोगों से काहे का डर था। ये भी सवाल उठता है कि अगर उसे भीड़ से बचना ही था तो मौके पर मौजूद एसडीएम और सीओ से मदद क्यों नहीं मांगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई तो मौके से फरार क्यों हुआ। पुलिस का दावा है कि 8 में से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें छापेमारी कर रही हैं। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी काफी टीमें गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी परिणाम सामने निकल के आएंगे। कार्रवाई बहुत स्ट्रांग कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इन अपराधियों को मैसेज दिया जाएगा कि जुर्म करने का मतलब क्या होता है। वीडियो में वो साफ तौर पर मौजूद है, उसको देखा जा रहा है और पुलिस ने उसे पकड़ा भी, लेकिन बावजूद उसके वहां से फरार बताया जाता है और इस समय पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा है। कार्रवाई जो की गई है, निलंबन किया गया है एसडीएम सीओ के खिलाफ और जितने भी वहां पे सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनके भाई का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रशासनिक अमला है, खासतौर पे पुलिस क्या महकमा, वो इन्हें बचाने में लगा हुआ है और ऐसे में वो सख्त कार्रवाई और उसकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी से मुख्य आरोपी के भाग निकलने के बाद प्रशासन और पुलिस की फजीहत तो इस मामले में जो आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं, उसने फायरिंग नहीं की और उसने पूरा का पूरा ठीकरा पुलिस पर फोड़ दिया। कोई कह रहा है कि आत्मसम्मान में, मैं मानता हूं कि आत्मसम्मान में, लेकिन मैं तो ये नहीं जानता किसने गोली चलाई, किसकी गोली से वो मरे हैं। लेकिन अगर मेरे माता पिता को, भाई बहन को, जो भी परिवार के सदस्य को मारा जाएगा तो मेरे पास चाहे जो भी रहेगा मैं तो उसे मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस समय मेरे परिवार के पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग झगड़ा झंझट करने के मूड में नहीं थे। हम ये जानते थे कि जन सैलाब हमारे साथ है, 1500 लोग हैं, तो एसडीएम साहब और बीडीओ साहब, इसमें सीधा एसडीएम साहब की, बीडीओ साहब की और क्षेत्राधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। क्योंकि पकड़ करके मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, सर हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ कि सर देखिए मर जाएंगे, हमारे तरफ के लोग मर जाएंगे, सर आप कम से कम पुलिस से अपना रुकवाइए, भगदड़ रुकवाइए। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं। जो कोरोना काल में दुनिया भर में ऐसी आर्थिक सुस्ती आई कि उसकी वजह से कई लोगों का कारोबार गया, कई लोगों की आमदनी गई। भारत के लिहाज से एक रिपोर्ट इस तरह की जारी की जा रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कितने लोगों की जो आमदनी है वो घटी है और इसके साथ ही तमाम तरह का आर्थिक आकलन। देखिए ये रिपोर्ट।
भारत को खपत आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी जितना दिल खोलकर भारतीय खर्च करते हैं उतनी ही रफ्तार से देश की इकोनॉमी में उछाल आता है। अब कोरोना काल में जब नौकरी, रोजगार और आमदनी का ही ठिकाना नहीं रहा तो फिर लोग पैसा कहां से खर्च करेंगे। कोरोना काल में आखिर लोगों ने खर्च में कितनी कमी की है, इसका खुलासा क्रेडिट ब्यूरो एक्सपीरियन की रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक 43% भारतीयों की आमदनी घटी है। आमदनी में हुई इस कमी की वजह से लोगों ने अपने खर्च की आदतों में बदलाव किया है। अब लोग इमरजेंसी जैसे हालात के लिए ज्यादा बचत कर रहे हैं। इसके अलावा बिना सोचे समझे किए जाने वाले खर्च में भी लोग कटौती कर रहे हैं। एक्सपीरियन की जुलाई-अगस्त 2020 की ग्लोबल इनसाइट्स रिपोर्ट में दावा किया गया है 36% लोगों के लिए इंटरनेट और केबल का बिल भरना मुश्किल हो गया है। 35% लोगों की यूटिलिटी सेवाएं, 33% लोगों को क्रेडिट कार्ड बिल और 32% लोगों को मोबाइल फोन बिल भरने में दिक्कत हो रही है। वैसे ये समस्या कोरोना से पहले चली आ रही थी, लेकिन कोरोना काल में ये पहले के मुकाबले और तेजी से बढ़ी है। एक्सपीरियन के मुताबिक लोग मौजूदा वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 31% लोग व्यक्तिगत बजट बनाकर खर्च पर काबू कर रहे हैं। 25% लोग गैर योजनागत खर्चों को घटा रहे हैं। 24% लोग इमरजेंसी फंड में ज्यादा बचत कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल ने कहीं नौकरी छीनी है तो कहीं पर नौकरी जाने का डर बढ़ा दिया है। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम ने कई कारोबार बचाए और कई लोगों की नौकरी भी बचाए रखी, लेकिन शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प अपनाने के बावजूद कई नौकरियां खत्म हो गई हैं। इस मिसाल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से रोजगार पर कोरोना का कहर बरपा है। ऑनलाइन को देखो अब तो बढ़ावा मिल ही चुका और आगे भी हमें लग रहा है आगे ये बढ़ेगा ही। रही बात जो स्कूल, टीचर्स, बस वाला, यूनिफॉर्म वाला, वैन वाला, कैंटीन वाले, ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। अब इनको दोबारा लाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। इस संकट के चलते अब नौकरियों के मामले में भी भारतीयों की प्राथमिकताएं बदलने लगी हैं। एक्सपीरियन के डेटा के मुताबिक 54% भारतीय उस संस्थान से जुड़ना पसंद करेंगे जिसने कोरोना काल में कर्मचारियों के साथ बेहतर व्यवहार किया। APAC यानी प्रशांत महासागर के नजदीकी हिस्से में 41% लोग ही बेहतर व्यवहार वाले संस्थान से जुड़ना पसंद करेंगे। यानी जब तक लोगों को अपनी आमदनी को लेकर पूरा भरोसा नहीं लौटेगा तब तक वो खर्च करने से परहेज करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर इकोनॉमी को पटरी पर जल्दी लाने का सरकार का ख्वाब पूरा होना मुश्किल है। व्यापारी भी मान रहे हैं कि सरकार जब तक लोगों की जेब में सीधे रकम नहीं पहुंचाएगी तब तक बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोगों का आना मुश्किल है। अब खबरें हैं कि सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बार वाकई लोगों के हाथ में सीधे खर्च करने के लिए रकम पहुंचेगी और लोग डर के साए से बाहर निकलकर इन त्योहारों में जमकर पैसा खर्च करेंगे। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।